अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आज का हमारा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का। ये इसका एक बेसिक टॉपिक्स है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि कोर कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। क्वांटम मैकेनिक्स की जो इब्तिदाई कंसेप्ट्स हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स कैसे इवॉल्व हुई है, ये दरअसल सर आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का जो फिनोमेना डिस्कस किया था डिटेल में, हम बीएस लेवल पे ये पढ़ चुके हैं कि मतलब जो हमारे पास लाइट्स है वो एज अ पार्टिकल बिहेवियर शो करता है। यानी कि हम इसको पहले एक वेव समझते थे, लेकिन फिर आइंस्टाइन ने इसको एज अ पार्टिकल डील किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तिदाई कॉन्सेप्ट्स में। इसी तरह हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है ये इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और इसको आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ बुनियादी एलिमेंट्री जो हमने फिजिक्स में चीजें पढ़ी हैं वेव्स के लिहाज से, पार्टिकल्स के लिहाज से, उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारा एक जो है ना टोटल एक मैप हमारे सामने आ जाए कि हमने अपने लेक्चर को किस तरह लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस रफ वर्क में पार्टिकल और वेव्स की कुछ बुनियादी खसूसियात बताता हूँ, फिर हम अपने इस डेरिवेशन को लेकर चलेंगे कि यह डेरिवेशन आई कैसी है और किन किन इक्वेशंस को कंबाइन करने से आई है। लेट्स स्टार्ट। देखिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वेव्स की बहुत ही बुनियादी इक्वेशन है। यानी स्पीड ऑफ वेव इज अ मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द वेव लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ, और इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वेव लेंथ से क्या मुराद है। तो वेव की बुनियादी जो खसूसियात हैं उनमें से जो सबसे बेसिक इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं अभी इसी वीडियो उस क्लिप में आपसे पूछूं कि भाई साउंड जो है वो मेरी इस वक्त किस जगह पे है, तो इस रूम में बैठे हुए जितने भी अफराद हैं वो ये गैस नहीं कर सकते कि आ जाइए इस जगह, लोकलाइज नहीं कर सकते, यानी इसको फिक्स नहीं कर सकते। वेव एनी जगह होती है। जैसे मिसाल के तौर पर इस टाइम लाइट है कमरे के अंदर, इस रूम के अंदर लाइट है, तो लाइट एनीथिंग हर जगह हमारे पास जो है ना मौजूद है। तो वेव की ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज है कि वो कोई लोकलाइज उसको नहीं कर सकते। लोकलाइज का मतलब होता है कि उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, जबकि पार्टिकल जो होता है वो हमारे पास लोकलाइज्ड होता है, उसकी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ये 2 डायमेंशनल एक एनालिसिस है। इसमें हमारे पास लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 पॉइंट। 1 पॉइंट से मुराद क्या है कि जो इंडिपेंडेंट एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस, उस पे इसकी जो मेजरमेंट है वो 1 पे है, इस पॉइंट पे है। और इसी तरह जो हमारे पास डिपेंडेंट एक्सिस है वाई एक्सिस है, और उसमें इसके जो मेजरमेंट हमें है वो भी 1 पे है। तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं इस पार्टिकल पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास वो पोजीशन वेक्टर है और ये उसके लिए ना वर्टिसेस है कि ये एक्स एक्सिस में इसका इतना फासला है, वाई एक्सिस में इसका इतना फासला है, एक स्पेसिफिक पोजीशन है। और इस पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पॉइंटिंग वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर है मौजूद है। तो बात करने का मकसद जो हमारी इस डिस्कशन का है वो ये है कि वेव और पार्टिकल का जो बुनियादी फर्क है उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझना या इनको आगे लेकर जाने का कोई मकसद नहीं है। जब तक हमारी बेस एक नहीं बनेगी वक्त तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो मेरे ख्याल से आपको वेव्स और पार्टिकल का जो बेसिक डिफरेंस है वो भी समझ में आ चुका होगा कि वेव जो होती है वो एनीवेयर हो सकती है। हाँ, डिपेंड करती है कि किसी जगह पे उसकी इंटेंसिटी कम है, किसी जगह पे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है।
लेकिन पार्टिकल की एक फिक्स लोकलाइज्ड पोजीशन होती है जिस पे वो लोकेट करता है। ओके, अब हम इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे आते हैं। 1905 में आइंस्टाइन ने कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जिसने फिजिक्स की फील्ड में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। यानी उससे पहले जो उस दौर के साइंटिस्ट थे वो ये समझ चुके थे कि हमने जो फिजिक्स की फील्ड में जिस हद तक रिसर्चेस करनी थी वो ऑलमोस्ट डन है, यानी यही एक इसकी मैक्सिमम पोजीशन है। लेकिन जब इन रिसर्च पेपर्स में से सबसे पहले जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, इसी तरह ब्रोमियम मोशन, उसने फिजिक्स की फील्ड में एक चेंज लाया और यूं कह सकते हैं कि एक क्वांटम वर्ल्ड को जनरेट किया। और क्वांटम वर्ल्ड क्या है, ये सारे टर्म्स हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं वेव्स के बारे में और वो भी आपको मजीद बता देता हूँ। वेव्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, एक को मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं और एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है जिसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट भी आती है, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज, इसका एक पूरा सीक्वेंस ये वेव है। तो वेव्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव्स में हम एक चीज पढ़ते हैं कि हमारे पास ये जो कॉनिक सेक्शन है इसका बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं लैम्डा। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं क्रस्ट, ये जो अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है इसको ट्रफ बोलते हैं। कंजेक्टिव ट्रफ और क्रस्ट के बीच में जो फासला होता है उसको वेव की दुनिया में हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। फासले से हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या है, उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इस चीज को भी आपने अपने जहन में रखना है। तो मुद्दा इस बात का ये हुआ कि अभी तक हम दो चीजें सीख चुके हैं, एक वेव पार्टिकल में बुनियादी फर्क क्या है और दूसरा क्या है कि कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से आने से पहले आइंस्टाइन की एक मशहूर इक्वेशन जिसको एनर्जी टू मैस रिलेशन भी कहा जाता है, फॉर रेस्ट मैस, ये भी एक पॉइंट आप जहन में रखें क्योंकि आप बीएस लेवल भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो बहुत सी चीजें आपको पता होगी कि भाई रेस्ट मैस से क्या मुराद है, रिलेटिविस्टिक मैस से क्या मुराद है। तो ये सारी चीजें आप हमारे जहन में होनी चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर रेस्ट मैस से ये मुराद है कि हम आइंस्टाइन की जो डायलेशन वाला कंसेप्ट है जिसको डॉन एंड मॉडर्न फिजिक्स हम सेकेंड ईयर वगैरह में पढ़ चुके हैं, उसके मुताबिक मैस भी हमारे पास रिलेटिविस्टिक है, यानी मैस फिक्स नहीं है बल्कि वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कराते हैं तो उसका मैस और होगा, और अगर वो रेस्ट कंडीशन में है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस तो उसका मैस और होगा जिसको हम रेस्ट मैस कहते हैं। फॉर रेस्ट मैस जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो हमारे पास है E is equal to mc स्क्वायर। इसको लेट्स सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। E is equal to mc स्क्वायर, यानी किसी मैस को वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से वो टोटल मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपसे कोई फिजिक्स की डेफिनेशन पूछे जैसे कि हम 9-10 इन क्लासेस में पढ़ते हैं शुरू में, तो जो फिजिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। ये इसकी बहुत ही प्रोमिनेंट किस्म की डेफिनेशन बनती है, एक जबरदस्त किस्म। ये हमारे पास आइंस्टाइन की mc स्क्वायर, हमारे पास एनर्जी टू मैस रिलेशन हो गया। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो इस फील्ड में एंट्री मारते हैं प्लांक्स साहब। प्लांक्स ने जब हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक मसला दरपेश है, उसको जब हमने क्लासिकल लॉस अप्लाई किए तो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो उसको वेरीफाई नहीं कर रहे थे ब्लैक बॉडी। ये किसी टाइम फिर आपको हम समझा देंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या थी और इसके क्या कोर कंसेप्ट्स। तो उन कंसेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए प्लांक्स ने एक हाइपोथेसिस दिया, एक मफरूजा दिया कि जो हमारे पास एनर्जी है और एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस उसको हम क्लासिकली डील नहीं कर सकते, मींस उसको एक क्वांटाइज नेचर देना पड़ेगी। क्वांटाइज, मिसाल के तौर पर
अगर आपको कोई क्लास में कहेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कोई कहेगा 10 है, 20 है, 15 है, whatever। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि 12.5 स्टूडेंट हैं या 13.5 स्टूडेंट हैं, तो ये क्वांटाइज नेचर होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये हमारे पास स्टेयर है, यानी जिसको हम उर्दू में सीढ़ी कहते हैं, ठीक है, ये इसके स्टेप्स बने हुए हैं। अब कोई भी शख्स या कोई भी स्टूडेंट्स है, या तो वो इस स्टेप में होगा, या इस स्टेप में होगा, या इस स्टेप में होगा, या इस स्टेप में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि मैं इधर भी हूं, या तो वो स्टेप 1 पे होगा, फिर उसको एनर्जी मिलेगी तो वो स्टेप 2 पे जाएगा। अगर वो एनर्जी उतनी ना हुई, ये बात ध्यान में रखिए, अगर वो एनर्जी उतनी सफिशिएंट ना हुई इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तो वो वापस अपनी दोबारा ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा। तो इसी तरह एक स्पेसिफिक एनर्जी है जो आप अचीव करते हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप, फिर उससे फर्दर नेक्स्ट स्टेप, कंसेक्टिव स्टेप्स आप क्रॉस करते जाते हैं। तो प्लांक्स ने इसी किस्म का एक कंसेप्ट रेडिएशन के बारे में दिया, और वो क्या था? प्लांक साहब के मुताबिक एनर्जी इज डायरेक्ट रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी, यानी जो मसला दरपेश था उसको अगर प्लांक्स के जंक्शन को लगाया जाए तो फिर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जितने भी मसले मसाइल थे वो खत्म हो गए। ये उन्होंने एक मफरूजा दिया कि एनर्जी जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक फ्रीक्वेंसी, यानी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। एटॉमिक लेवल पे देखें, किसी भी लेवल पे हम इसको समझ सकते हैं कि रेडिएशन जो है उनकी भी एक फिक्स्ड एनर्जी है, और उस एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है। और इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E = hf, यानी कि h जो है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.625 × 10⁻⁻34। ये इसकी वैल्यू है फिक्स्ड, यानी ये कांस्टेंट चीज है। अब हमारे पास दो रिलेशंस आ गए, यानी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। ये नंबर 2 इक्वेशन होगी और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। डी ब्रॉगली साहब ने सिंपली क्या किया, अब जो आइंस्टाइन थे उन्होंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का जो फिनोमेना उन्होंने डिस्कस किया था, वो उन्होंने ऑर्डिनरी लाइट के लिए किया था, यानी ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं किया था, सिर्फ लाइट के लिए किया था। तो डी ब्रॉगली साहब जो थे वो इस चीज को समझते थे, उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा और इम्प्रूव किया और उन्होंने इसको इस तरह लेकर चले कि हम ऑल ऑफ द रेडिएशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब रेडिएशंस का कंसेप्ट तो हमें मिलता है प्लांक साइड से, तो इन्होंने सिंपली क्या किया कि इन दोनों रेडिएशन को आपस में कंबाइन कर दिया, यानी कि जो आइडिया आइंस्टाइन का था और जो प्लांक्स का था, उन दोनों आइडियाज को आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और एक न्यू फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हमें दे दी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको जब हम इसके एंड रिजल्ट में पहुंचेंगे तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आपको मिलेगा जो बहुत ही जरूरी है क्वांटम मैकेनिक्स। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही बुनियादी टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी डेरिवेशन को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, ब्लैक से करते हैं, ब्लैक थोड़ा वाज़ेह होता है। तो ये हमारे पास बन गया जी HF = mc का स्केल। H प्लांक कांस्टेंट, F मींस फ्रीक्वेंसी, M mass, C स्पीड ऑफ लाइट। तो HF = mc स्केल। अब जैसा कि मैंने आपको रफ वर्क में बताया कि हमारे पास V = f लैम्डा, V = f लैम्डा, यानी ये वेव की प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास स्पीड होती है किसी भी वेव की वो f × लैम्डा के बराबर होती है। अगर ये हमारे पास रिलेशन लाइट के लिए हो जाए तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, C = f लैम्डा और F = c/λ। ठीक है, सिंपल। ये वेव की प्रॉपर्टी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेव के साथ एसोसिएट, अभी तक यानी कि हम अर्ली फिजिक्स में यही समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ एसोसिएट है। तो फ्रीक्वेंसी को हम c/λ भी लिख सकते हैं क्योंकि हम ये बात इस टाइम रेडिएशंस की कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं और उनकी स्पीड आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, वहां से हमें पता चला कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो सी की ही बराबर होती है। यानी स्पीड ऑफ लाइट या किसी भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम को लेते हैं मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है। इसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, वायलेट, यूवी विजिबल, एक्सरे, गामा रेज, तो इन सब की स्पीड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। तो इस चीज का हम इस्तेमाल अब इधर अपनी इस पॉइंट पर करेंगे। तो एफ की जगह भी मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सीज किया, ठीक है। अब इधर हम मोमेंटम को बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और हमें पता है कि मोमेंटम हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, मोमेंटम P इक्वल टू एनवी, एनवी के बराबर होता है। और इन केस ऑफ लाइट हम उसको कह सकते हैं P इक्वल टू एमसी। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पहले हम लाइट को एज अ वेव डील कर रहे थे। क्या डील कर रहे थे? वेव। और वेव की ये प्रॉपर्टी थी कि वो मोमेंटम डिलीवर नहीं कर सकती। ये प्रॉपर्टी, ये खसूसियत पार्टिकल की होती है। लेकिन चूंकि हमने आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज किया, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, उसके मुताबिक लाइट भी एज अ पार्टिकल बिहेव करती है और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इसी तरह हम इस मोमेंटम P इक्वल टू mv को P इक्वल टू mc के लिए भी लिख सकते हैं। किस लिए? क्योंकि लाइट डुअल नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चला। अब एक मोमेंटम हमारे पास मौजूद है, एक mv है और एक c का स्केलर, यानी एक c हमें यहां से मिल जाए तो एक मोमेंटम हम क्या करते हैं, इसको m से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। सो हमारे पास, बल्कि इसको हम मोमेंटम की फॉर्म के बजाय हाँ कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। ये सी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो h बाय लैम्डा हमारे पास आ जाएगा m c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। सिंपल। इसको हमने इस साइड पे, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट, आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास h बाय लैम्डा इक्वल टू mc, ठीक है। एक c ऊपर से कट गया, बाकी उसको उस जगह पे करते हैं, बाकी जगह की h और लैम्डा इज इक्वल टू mc। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि mc को एज अ मोमेंटम हम लिख सकते हैं क्योंकि लाइट भी है, पार्टिकल नेचर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा h और लैम्डा इक्वल टू p। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। ये वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, डी ब्रोगली रिलेशंस है। इसको थोड़ा ऐड कर देता हूं, यानी कि ये डुअल नेचर शो कर रहा है। इस साइड में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है वो लैम्डा है, और लैम्डा हमें पता है कि ये वेव की एसोसिएटेड थी पैरामीटर है, यानी वेव के साथ जो एसोसिएटेड पैरामीटर है वो लैम्डा होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दो कंसेक्टिव क्रॉस ट्रफ या दो मतलब जो हमारे पास वेव्स होती हैं उनका जो डिफरेंस होता है क्रस्ट और ट्रफ के बीच में, उसको हम लैम्डा। इस साइड में जो चीज हमारे पास है p, जिसको मोमेंटम करते हैं, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है क्योंकि पार्टिकल की मोमेंटम इंपॉर्ट कर रहा है। जब हमने आइंस्टाइन और प्लांक्स के दोनों रिलेशंस को इकट्ठा लिया, यानी कि हमने जो जहां जहां से हमारे क्वांटाइज नेचर और लाइट एज अ पार्टिकल बिहेवियर इन कॉन्सेप्ट्स को लिया, तो हमें वो इक्वेशन के एंड रिजल्ट पे वो चीज बखूबी आसानी से हमारे सामने नजर आ गई, और ये इंपॉर्टेंट डी ब्रोगली रिलेशन है। इस वीडियो को मैं मजीद आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स यहाँ तक इंटरेस्टेड हैं वो इसको यहाँ तक नोट कर लें और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। सिंपल डेरिवेशन है।
अब इसको आगे लेकर जाने का मकसद क्या है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस रिलेशन को लेकर जो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी और इस चीज को मैं अभी मिटा देता हूँ। ये भी अभी आप नोट कर चुके होंगे। मैं थोड़ा सा देख भी लूं कि भाई हमारा कैमरा काम करता है कि ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम क्या चीज हासिल कर चुके हैं, हम हासिल कर चुके हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये de Broglie का रिलेशन था। अब इसकी कुछ इंटरेस्टिंग कंडीशन है, बड़ा ही हैरान कर देने वाली कंडीशन है। इसके मुताबिक कोई भी मैटर है उसके साथ एसोसिएटेड वेव है और कोई भी वेव है उसके साथ एसोसिएटेड एक मैटर है, क्योंकि ये वेव और पार्टिकल डुअल कंसेप्ट्स को बिल्कुल आसानी के साथ हमें बता रहे हैं। यहाँ एक वेव नेचर पैरामीटर है, यहाँ पे पार्टिकल नेचर पैरामीटर यानी मोमेंटम मौजूद है, दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है एक कांस्टेंट के थ्रू, और ये कांस्टेंट हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 6 समथिंग क्रॉस 10 की पावर माइनस 34। अब सपोज हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है, क्यों ना हम इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चेक करें। मिसाल में हम इन दो कंडीशंस पे बात करते हैं। एक कंडीशन हमारे पास है जी फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, दिस इज कंडीशन 1, एंड सेकेंड कंडीशन फॉर लैम्डा इक्वल टू इंफिनिटी। यहां मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी एक वेव एसोसिएट है, लेकिन कंडीशंस पे डिपेंड करती है, उन कंडीशंस को हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक वेव है, ठीक है, और एक और वेव में बनाता हूं, ये दूसरी वेव है। अभी जो मैंने बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैम्डा आपको बताया था कि दो कंजक्टिव क्रस्ट, एक ये क्रस्ट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ यानी लैम्डा। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो बखूबी मुझे पता है आप यही जवाब देंगे कि ये वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है इसके मुकाबले में, ये वेवलेंथ ज्यादा है इसके मुकाबले में। तो जितना हम इस वेव के वेवलेंथ को बढ़ाते जाएंगे मतलब बहुत ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम महसूस नहीं कर सकते। इन शॉर्ट वर्ड यानी कि वो वेव उसके साथ एसोसिएट है, लेकिन या वो तो बहुत ज्यादा है और इस केस में बहुत क्या है, हमारे पास बहुत ही कम वेवलेंथ है। अब इन दो कंडीशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आया हमारे साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसका हमें क्यों इदराक नहीं होता, क्यों हम उसको जज नहीं कर सकते। हालांकि हर एक मैटर जो है उसके साथ एक एसोसिएटेड वेव है जिसको मैटर वेव्स कहते हैं, और किस रिलेशन से, इस de Broglie हाइपोथेसिस के रिलेशन से। ओके, हम पहली कंडीशन को लेते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या देता है इसको जरा देखते हैं। फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसके राइट साइड लेफ्ट साइड आ जाएगा 0 इक्वल टू h बाय p। ओके, लैम्डा हमारे पास 0 है, हम इस कंडीशन को तस्वर में ला रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक प्लैंक्स कांस्टेंट है और दूसरा है मोमेंटम। किसी भी चीज के लिए ये लैम्डा इक्वल टू 0, मैं नहीं आपको कहता कि कोई ऑब्जेक्ट की मास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज, इस कंडीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज फिक्स्ड होती है जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं हो सकती, और लेफ्ट साइड पे हमें 0 भी चाहिए। तो लाजमी बात है कि जो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड तब इक्वल होगी जब यहाँ 0 आ रहा है तो ये साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी 0 आना चाहिए। इसके लिए जरूरी ये है
कि इस नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो चीज हमारे पास पड़ी है मोमेंटम, इसको हम टॉर्चर करते हैं कि इसका हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि यही इस रिलेशन को वेरीफाई करेगा फॉर स्पेसिफिक कंडीशन नंबर 1। अब एच जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें एक बेसिक चीज पता है कि किसी भी चीज को जीरो लाने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है इंफिनिटी से। 1 बाय इंफिनिटी इक्वल टू 0। ये मैथ की कुछ फिक्स चीजें हैं, इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि आया 1 बाय 0 इक्वल टू इंफिनिटी क्यों होता है, और इसी तरह एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी क्यों होता है, 1 बाय इंफिनिटी 0 क्यों होता है। ये सारे रिलेशन भी किसी और टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस नीचे वाली टर्म्स को इंफिनिटी होना चाहिए, यानी कि मोमेंटम वाली टर्म को क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए। सो 0 इक्वल टू h बाय इंफिनिटी, तब जाके दोनों राइट और लेफ्ट साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर मोमेंटम इंफिनिटी है तो इससे हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम बता देते हैं, अगर मोमेंटम हमारे पास इंफिनिटी है तो इसका मतलब ये है कि P इक्वल टू mv। P इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, mv, क्योंकि यही मोमेंटम था ना हमारे पास। v तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है स्पीड ऑफ लाइट हो, हर एक चीज की अपनी ये जो रिलेशन है ये नहीं है कि इस P को आप mc समझें। अभी आप ये किसी भी वेलोसिटी के लिए हो सकता है, कोई भी चीज किसी भी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, जिस भी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह है कि इस मोमेंटम को इंफिनिटी होने के लिए दोनों में से कोई ना कोई चीज तो इंफिनिटी होनी चाहिए। अब मैस हमें पता है वो जीरो नहीं हो सकता, मैस जीरो नहीं हो सकता। किसी कोई चीज है, मिसाल में कहूँ मेरा मैस ही कितना है, कोई ना कोई मैस मेरा होगा, क्योंकि हम पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल से साथ एसोसिएटेड वेव की बात करें तो पार्टिकल का मैस तो होगा, चाहे वो फोटॉन ही क्यों ना हो। उसको हम मैसलेस बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको रिलेटिविस्टिक अप्रोच में जाते हैं, जब हम उसमें रिलेटिविटी ऐड कर देते हैं तो वो भी किसी हद तक मैस रखता है। सो लिहाजा इसका मतलब यह है कि इस वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंफिनिटी, जिस मीन v इज इक्वल टू इंफिनिटी। किस चीज को वेरीफाई करने के लिए, इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए। अगर हम कंडीशन 1 की बात करते हैं तो v इक्वल टू इंफिनिटी होना चाहिए, जबकि हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशंस के मुताबिक कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज ट्रैवल नहीं कर सकती। और हम ये भी कह सकते हैं अगर हाँ ऐसी कंडीशन कोई आती है जिसमें लैम्डा 0 है, तो फिर वो कोई फिजिक्स या साइंस की फील्ड में एक, मैं कहता हूँ, एक ट्रिमेंडस एक कंसेप्ट होगा कि हम ये प्रूव कर लें कि हाँ बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड के साथ चल सकती हैं। तो इसको वायलेट करते लिहाजा इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। ये हो गया आपके पास कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन, लैम्डा इक्वल टू इंफिनिटी, यानी हम ये सॉल्व कर लेंगे जो वेवलेंथ एसोसिएट है किसी भी पार्टिकल के साथ वो इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट से मुराद यह है कि बहुत ज्यादा वेवलेंथ हो जाए। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मिसाल के तौर पर लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, सो इंफिनिटी इक्वल टू h बाई पी। इधर भी हमने वही कंसेप्ट यूज करना है, राइट और लेफ्ट साइड की इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना है। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास इंफिनिटी आ गया है और राइट साइड पे h बाई पी है हमारे पास। h में आपको पहले बता चुका हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इस मोमेंटम के साथ हमें छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी। तो इस केस में h बाई पी को इंफिनिटी बनाने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रफर में आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज को 1 है 2 है एनीथिंग, उसको जब तक 0 पे डिवाइड ना किया जाए तो इंफिनिटी नहीं बनता। किसी चीज को भी 0 पे डिवाइड करेंगे तभी वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। सो इंफिनिटी लाने के लिए हमें इस मोमेंटम को 0 रखना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, बैलेंस होगी। अब हम क्या करते हैं, जब ये 0 हो गया इसका मतलब है P इक्वल टू 0। P इक्वल टू 0, तो रेस्ट मैस की बात चल रही थी हमारे पास,
तो इस केस में मैच तो जीरो हो ही नहीं सकता, यानी कि v इक्वल टू एम वी होता है ना हमारे पास एम वी, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो किसी चीज की पोजीशन को स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तो एग्जैक्ट जीरो वेलोसिटी किसी भी चीज की नहीं है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, मिसाल के तौर पर इस टाइम में आपके सामने बिल्कुल स्टेशनरी स्टेट में आपके सामने खड़ा हूं और मैं ये कहूं कि मैं एक जीरो स्टेट में हूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं। अगर अर्थ के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाते मैं मूव कर रहा हूं, और बल्कि अर्थ किसी हद तक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी है, लेकिन हम इसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे, किसी नेक्स्ट मौका मिला तो उसमें डिस्कस करेंगे। उसके हिसाब से मैं एक्सेलरेट भी कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि किसी चीज की वेलोसिटी को हम जीरो नहीं कह सकते। हमारे पास कोई ये जो हमारे पास न्यूटन इक्वेशन है कि कोई चीज रेस्ट में है, ये हमारे पास एक जो क्लासिकल फिजिक्स है उधर ये चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं बहुत ही कोर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू क्वांटम फिजिक्स भी आ जाती है, बहुत से कंसेप्ट इसमें इकट्ठे हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह की चीजों में हम किसी चीज के बारे में ये नहीं कह सकते कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास इस वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन इस चीज को प्रूव करेगा, या कौन सी कंडीशन जिसमें कोई भी पार्टिकल ना वाइब्रेट कर रहा है, बिल्कुल हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वो जीरो स्टेट में, तब जाके हम इसकी दूसरी कंडीशन लैम्डा इज इक्वल टू इंफिनिटी को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद वेव्स और पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जो चीज़ आपको अच्छी लगे इंप्रूवमेंट के लिहाज से, तो उस लिहाज से भी हमें आगाही फराहम करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।